कभी आपने सोचा है कि एक अच्छा रेगुलेटर कौन होता है? अच्छा रेगुलेटर वो होता है जो सबसे पहले दूसरों को रेगुलेट करने के पहले खुद को रेगुलेट करे। जो अच्छाइयाँ वो दूसरों में देखना चाहता है वो अपने में लेकर आए। और एक अच्छा रेगुलेटर वो भी होता है जो बाहर से सख्त हो, एकदम नारियल की तरह, लेकिन अंदर से नरम। यानी कि जो बिजनेस को रेगुलेट करने के साथ साथ, कंट्रोल करने के साथ साथ उसको बढ़ाने में भी मदद करें। जी हाँ, आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही रेगुलेटर से मीटिंग करने जा रहा हूँ जो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने एमए की डिग्री हासिल की है इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद ब्रिटेन में उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार के साथ कई बड़े पदों पर काम किया, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा दीपम सेक्रेटरी के तौर पर सबसे लंबी इनिंग 5 साल की उन्होंने खेली और देश में 2 बड़े काम किए उन्होंने। पहला, एलआईसी का आईपीओ लाना, और दूसरा, एयर इंडिया जैसी मुश्किल कंपनी का डाइवेस्टमेंट सक्सेसफुल करना। इसके अलावा वो रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, और अब उनके हाथों में कमान है देश के कैपिटल मार्केट की। जी हाँ, सेबी के 11वें चेयरमैन तुहिनकांत पांडे साहब का आइए आप और हम करते हैं स्वागत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपको सेबी चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई भी। आपसे पहले कई बार मुलाकात हुई, आप जब दीपम में थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे। अब सेबी के नए रोल में आप दिल्ली के बजाय मुंबई में हैं। सर, ये परिवर्तन कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। जैसे आपको हम जानते पहचानते हैं, आप शांत, काम, कंपोज, कम बोलने वाले, लेकिन अपने डिसीजंस में बड़े फर्म रहते हैं, जो एक क्वालिटी है। शुरुआत करना चाहता हूँ आपके सबसे बड़े एजेंडा के साथ। जाहिर सी बात है, आप सेबी चेयरमैन बन के आए तो आपके मन में कुछ न कुछ तो है कि ये एक बड़ा काम है जो मेरे टेन्योर में होना चाहिए। क्या है वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूशंस में विश्वास रखता हूँ, जो हमारी संस्थाएं बनी हैं, और इन संस्थाओं में बहुत लोगों का योगदान रहा है। सेबी का जो अपना भी आप देखें, एक जहाँ कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ वो पहुँचा है, उसके लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की। जी, हमारे प्रेडिसेसर्स ने, चेयरमैन ने, जो हमारे इतने मेंबर्स रहे, और सबसे बड़ी बात सेबी के जो एम्प्लॉइज़ जिन्होंने उसको सींचा है, उसको नर्चर किया है। तो हमारा इस समय में ये भी कर्तव्य है कि उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए नई जो कॉन्टेक्स्ट है, नए चैलेंजेस हैं, नई चुनौतियाँ हैं, उसका हम सामना करें। तो वही मेरा ये रहेगा कि एक तरह से जैसे कहते हैं कि हर एक आदमी अपनी ईंट लगाता है इमारत में। बिल्कुल नहीं, आप फाउंडेशन है सर, और फाउंडेशन मजबूत हो तो इमारत बड़ी बुलंद बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि कई इंस्टीट्यूशन के साथ इस वक्त कई सारे रेगुलेटर्स हैं, हिंदुस्तान को अच्छे रेगुलेटर्स मिले हैं। आपके साथ सेबी के साथ इरडा है, आरबीआई है, और भी कई रेगुलेटर्स हैं। इस बड़े कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये बड़ी चुनौती कि इन सारे रेगुलेटर्स के साथ मिलकर आप कैसे काम करें, सेबी इसे कैसे आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मुझे तो बहुत विश्वास है इंटर रेगुलेटरी सिस्टम में, कोऑर्डिनेशन में। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। मतलब हमें हमेशा मिलके ही काम करना होता है। जहाँ कहाँ भी टीम वर्क होता है। हर एक के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकार क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सामंजस्य की ज़रूरत है। और वो सामंजस्य यदि हम नहीं रखेंगे तो वो जो जैसे कहते हैं ना, 2+2 4 नहीं 5 हो सकता है यदि हम उसको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करें। तो हमारी तो चेष्टा यही रहेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे वो आरबीआई हो, एडा हो, पीएफआरडीए हो, एनएफआरए हो, इन सब से हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है भी और रहेगा भी। बिल्कुल ठीक बात है सर। आपने अभी हाल ही में एक बात का जिक्र भी किया था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है। एक और वाकई में सेबी की बड़ी बड़ी चुनौती के मार्केट्स को कैसे वो संभाल कर रखें, सब कुछ ठीक रहे, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट का ध्यान रखें,
दूसरी ओर कहीं ओवर रेगुलेशन ना हो जाए, राइट। तो ये बड़ी मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है शायद सेबी के लिए। सो कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं और क्या कुछ सेबी करने जा रही ईज ऑफ डूइंग को लेकर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज़ टू हाई, मतलब छोटे बिजनेसमैन ब्रोकर्स उनके लिए थोड़ा मुश्किल है इस वक्त कि कितनी कंप्लायंस करें। सो इस पर सेबी का क्या व्यू है? मुझे लगता है कि ये इसमें काफ़ी कुछ सच भी है और इसलिए हमें ऑप्टिमम रेगुलेशन की ओर जाना है। और उसमें जैसे आपने ही बताया वो एक दो धारी चीज़ है कि एक तरफ से तो आपको देखना है कि हम ऐसे रिस्क्स मैनेज कर पाएँ और उसके लिए ऐसा इकोसिस्टम हो जो कि यदि रिस्क हमें फेस करें तो हम उनको चुनौतियों का सामना कर पाएँ। तो इसलिए गुड इफ़ेक्टिव रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। और इधर ये है कि रेगुलेशन ऐसा ना हो कि उसमें हम इतनी चीज़ें करने लगें कि उसको कंप्लाई करते करते ही लोगों को उनका बिजनेस मॉडल ही ना चले। तो बेसिकली अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट में तो रेज हो रहा है, तो एफिशिएंसी जो है या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सच है कि हमें रेगुलेशन में इस तरह से करना है जैसे लोगों का विश्वास उसमें बना रहे। तो यही हमारी चुनौती है और यही हमारी स्मार्टनेस को दिखाएगा कि हम किस तरह से अच्छी इफ़ेक्टिव रेगुलेशन करते हुए भी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को दूर करें। वो चुनौती यही है। सब बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हज़ारों कंपनियां हैं, एक आध कंपनी ख़राब निकल जाए या सैकड़ों ब्रोकर्स में से एक आध ब्रोकर कोई गलती से डिफ़ॉल्ट हो जाए तो लोग तुरंत बोल देंगे सेबी क्या कर रही है, राइट। और अगर आप टाइट करेंगे तो लोग बोलेंगे काम नहीं करने दे रहे हैं। पता नहीं, ये मुश्किल काम आपके लिए बड़ा चैलेंज भी होगा कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहता हूँ इसलिए सेबी को कि हाल ही में कुछ ऑर्डर्स मैंने देखे हैं जो पहले ऐसा होता था कि जब दूसरी एजेंसीज कुछ लेकर आती थी उसके बाद सेबी की तरफ से ऑर्डर आते, अब सेबी के ऑर्डर पहले आते हैं, बाकी एजेंसी बाद में एक्टिवेट होती। तो एक जल्दी पकड़ना और तुरंत एक्शन लेना, तुरंत ऑर्डर आना, ये चीज़ बड़ी बदली है, ये बहुत ही अच्छी है। एक जगह शायद गवर्नेंस के तौर पर सेबी को देखना पड़े, उस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ क्योंकि SME IPOs काफ़ी आए हैं, कई नई कंपनियाँ, और देश ये बड़ी बात है कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है हमें छोटी कंपनियों को फंड रेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। लेकिन शायद ये प्रमोटर्स वो हैं जिन्हें अभी तक गवर्नेंस को लेकर शायद समझ कम है, साथ ही इन कंपनियों में पैसा लगाने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी रिस्क की समझ कम है। तो इस स्पेस में सेबी आगे क्या करने जा रही है? आपने सही बोला कि जो हमारा बहुत लार्ज जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो SME है और उसमें से छोटी कंपनियां भी काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी बनी हैं। यदि आप पास में भी देखें, कोई छोटी कंपनी शुरू हो के बहुत बड़ी बनी है, तो छोटी कंपनी को बड़े बनाने के लिए भी एक प्रयत्नशील हमें होना चाहिए कि वो मतलब अपॉर्चुनिटी को लेती है, भारत की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, रिस्क लेती है, नई चीज़ें पैदा करती है। तो कैपिटल मार्केट में एक्सेस उनका होना ज़रूरी है। खाली वो डेट मार्केट में बैंकों के ज़रिए ही नहीं रह सकते, इक्विटी की भी ज़रूरत होती है। तो हमको वही बैलेंस्ड अप्रोच लेना है कि यदि हमने एक्सेस इम्प्रूव किया है तो उस एक्सेस इम्प्रूव करने में यदि मान लो कुछ हमें चिंता के आसार दिखे, यदि चिंता के कारण दिखे, तो उस हिसाब से हमने उसमें रेगुलेशंस में बदलाव भी लाए। लेकिन आशा तो यही है कि यदि मान लो कोई मतलब यदि एक्सेसिव हम उनको रेगुलेट करना शुरू करेंगे, पेपर वर्क करवाएंगे, उतनी कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी। अभी भी आपने देखा होगा कि यदि SME IPOs हैं उनका एक बहुत बड़ा चंक जो है कॉस्ट उनका बहुत बढ़ जाता है। और उसमें भी आई थिंक एक जिम्मेवारी हमारे मर्चेंट बैंकर्स की भी बनती है, क्योंकि जब वो बिज़नेस करते हैं तो उनको बिज़नेस के साथ साथ एक डेवलपमेंटल एटीट्यूड भी करना है कि यदि वो उसको प्योर बिजनेस के हिसाब से बहुत उनसे ही अधिक चार्ज करेंगे या उनको प्रॉपरली एडवाइस नहीं करेंगे तो भी ये है कि मतलब वो सक्सेसफुल नहीं होगा यदि उनको मार्केट डेवलप करनी है। तो मेरा ये विचार है कि जैसे सेबी के 3 रोल हैं मैंडेट जो हमें मतलब संसद ने दिए हैं, उसमें है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट और तीसरा है रेगुलेशन ऑफ द मार्केट। तीनों ये इंटरलिंक्ड भी हैं बट एक अलग अलग स्तंभ भी हैं। इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट की बात है कि कैपिटल मार्केट को डेवलप हम करेंगे तो जो भारत की जो अब
अभूतपूर्व संभावनाएं इस समय मौजूद हैं, उनको हम आगे लेके जा पाएंगे। और उससे हम ये किनारा नहीं कर सकते कि हमको सिर्फ रेगुलेट ही करना है, वो भी नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट में हमें ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे न्यू इनोवेशंस लाने होंगे जिससे कि नई नई जो संभावनाएं हैं वो पैदा हों और उन संभावनाओं को हम ज़मीन पर, धरातल पर उतार सकें। और इसमें फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। इसमें ये भी होती है कि यदि उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसको मिसयूज़ को हम कम करें। कई सारे मेजर्स उस हिसाब से हम लेते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी उसको, जो बहुत अच्छे लोग जो नई कंपनियां लेके भी आए हैं, उनको भी हमको देखना चाहिए कि वो भी, उनको भी मौका मिला है और वो आगे बढ़े। आपको लगता है कि अभी सही समय आ गया है कि SME IPO सेबी डायरेक्टली अप्रूव करना शुरू करें बजाय एक्सचेंजेस के, या जो सिस्टम है वो ठीक है? मुझे लग रहा है कि हम लोग इस पे वॉचफुल रहेंगे। और कोई इस तरह से नहीं है कि कुछ भी हो गया वो एंड ऑफ द वर्ल्ड। एज ए सर कि हमने कॉन्टेक्चुअली हम देखते हैं, यदि हमें यदि एक्सचेंजेस वो काम नहीं कर पाएंगे, यदि ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, यदि प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिर स्टेप इन करना पड़ेगा। ठीक बात। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि मार्केट को, प्रॉपर वेल रेगुलेटेड मार्केट को हमको डेवलप करना है। सर, जिस समय आप सेबी चेयरमैन बने, मेरे ख्याल से सेबी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी वक्त है जब एक हिंदुस्तान में इन्वेस्टर बेस इतना बढ़ रहा है, इतना बड़ा हो गया है, और दूसरा ये कि नए यंग इन्वेस्टर्स बहुत बाज़ार में आ रहे हैं। आजकल अब ट्रेंड हो गया 20-25 साल की उम्र में बच्चे पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो एक इन्वेस्टर एजुकेशन और इन नई जनरेशन के इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, समझाना, सिखाना, ये एक बड़ी चुनौती है। और प्लस उन्हें ट्रेडर के बजाय इन्वेस्टर बनाना, ये बड़ी चुनौती है। इस बारे में सेबी क्या कर रही है, क्या आप सोचते हैं? इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है, और ये एक चुनौती भी है, लेकिन इसके एक ये बहुत बड़ा हमारी अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि इतना जो हमारा जो इन्वेस्टर बेस है, नया यंग है, जो कि कैपिटल मार्केट में आना चाहता है, वो एक बहुत बड़ा डिमांड और एक इन्वेस्टिंग वो पैदा करता है, संभावनाएं पैदा करता है, इश्यूअर्स को ताकत देता है। भारत एक ऐसा देश है, भारत की मार्केट में पिछले साल सबसे ज़्यादा IPOs हुए। बहुत सारी मैच्योर इकोनॉमीज़ में IPOs कर ही नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो ये इन्वेस्टर्स हैं, उनका विश्वास है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को ये भी समझने की या उन्हें समझाने की ज़रूरत है। और ये तो बेसिकली थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है और थोड़ा सा अवेयरनेस भी होता है। दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें आप बार बार बताते हैं, उससे सीख जाते हैं। कई बार आप बार बार बताते हुए भी तभी सीखते हैं, जैसे तो साइकिल चलाना सीखते हैं जब आप एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप एक्सपीरियंस करके और कुछ आपको ठोकर लगती है और छोटी सी ठोकर आप खाते हैं और फिर आप संभलते हैं जी। तो ये दोनों तरह के मतलब एक्सपीरियंशियल है। लाइफ इज़ ऑल्सो इन एक्सपीरियंस। तो कोशिश तो ये हमारी रहेगी कि अवेयरनेस हमारे इकोसिस्टम में और बढ़े। हम जो कोशिश कर रहे हैं और वो बढ़ाएं। जो जैसे हम कह रहे थे कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि गलत एडवाइस दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो, उन लोगों को इनकरेज हम करें। मतलब आपके माध्यम से मैं उनसे अपील भी करूंगा कि वो पढ़ना, आजकल कितना मटेरियल अवेलेबल है। बिल्कुल। यानी कि आजकल सूचना की कोई कमी नहीं है जी। आप में यदि इच्छा शक्ति हो तो आप एक कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यानी कि आप छोटा सा AI टूल भी आप यूज़ करें, यदि कोई भी, इतने सारे आजकल वो अवेलेबल हैं, मोबाइल में ही हैं, उससे भी आप उसके बारे में पूरी जानकारी कई तरह की ले सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी आपको एक्सेसिव रिटर्न के बारे में बताया जाएगा, जो कि वे बिलो द एवरेज नॉर्म है, कि आप कह रहे हो कि 13-14% का रिटर्न आ रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है ऑन द एवरेज। लेकिन यदि आप एक 200% रिटर्न, कोई 40% रिटर्न की बात कर रहा है, तो वहाँ आपको मतलब संभल के सोचना चाहिए कि क्या ये सच है, क्या ये सच होने वाला है, क्या इसमें कोई खासियत है। तो जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने उस पैसे की इज्जत करें और ये सोचें कि कहाँ पे हमको वो पैसा लगाना है। और जो यंग जनरेशन है
वो बहुत कैपेबल है उसी तरह से रिसर्च करने जी, में, बिल्कुल। लेकिन उनको ये ज़रूरत है कि वो, जैसे आपने बोला ना कि कैसीनो अप्रोच से उनको निकलना होगा, एग्जैक्टली। और ये ओवरनाइट अप्रोच नहीं है। जो इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म गेम है, एब्सोल्युटली। और उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे तो अच्छे इशूअर्स भी आएंगे। तो चेयरमैन सर, एक चीज़ जो है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रखा है, जो रेगुलेटेड हैं, सेबी के परव्यू में आते हैं, IARA, इन्फ्लुएंसर्स, वहाँ पर तो बहुत बढ़िया कंट्रोल है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और वो शायद लोग बाज़ार को, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। उससे कैसे डील करें? तो उनके लिए डील करने के लिए हमने 70,000 के करीब ऐसे लोग जो वो हैं सोशल मीडिया से, हमने उनको बाहर निकाला है कि एक तो हमने टाइटन किया है कि जो उनको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिल सकती। यदि जो रजिस्टर्ड सिस्टम है, हमारा इकोसिस्टम उन लोगों को प्रमोट नहीं कर सकता जो कि रजिस्टर्ड नहीं है सिस्टम में, तो दैट वो उस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट नहीं पा पाएंगे। दूसरा, जो हमारी पावर्स हैं उसको यूज़ करते हुए, और गूगल, मेटा वगैरह उनके साथ कोऑपरेशन से हमने 70,000 के करीब जो हैं इस तरह के मतलब जो वीडियोस हैं, यूट्यूब हैं, सोशल मीडिया वो हैं, चैनल्स हैं, उनको टेक डाउन किया है। अब ये अलग बात है कि फिर उसमें और नए पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी है प्लेटफॉर्म, बट उस पर हमारा कांस्टेंट सर्वेलेंस जारी है। ठीक बात है। वैसे तो सेबी ने बहुत प्रयास किए और उसका असर दिखा भी है कि जिस तरह से ऑप्शंस में और एफएनओ में वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी नुकसान कर भी रहे थे, अब वीकली एक्सपायरी वगैरह ख़त्म हुई तो काफ़ी कम हुआ है। आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है, या और रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन एफएनओ में कम से कम हो, इस पर कुछ और करने की ज़रूरत है सेबी को? देखिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स का जितना रिस्कियर मार्केट में जाएंगे उसमें उनको खतरा रहेगा, और उस खतरे को हम उजागर करने के लिए जो हमारे सिस्टम में जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें वो पॉपअप होता है, और जो वही जो हमने रिसर्च पेपर किया था और जो हमने पब्लिकली किया कि 9 out of 10 पीपल हैव लॉस्ट मनी, तो वो पॉपअप भी जब इन्वेस्टिंग करते हुए आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या है कि एक तरह से बहुत सारे चीज़ें जो भेड़ चाल के रूप में हो जाती हैं, तो फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस डिस्कवरी भी है, हेजिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एसेंशियल मार्केट है। लेकिन किन लोगों के लिए? जो वो हेजिंग कर रहे हैं, जो वो प्राइस डिस्कवरिंग कर रहे हैं। अब यदि उसको प्योरली आप सट्टेबाजी की तरह देखने लग जाएंगे तो वो आपको फिर उसमें नुकसान होना है, क्योंकि वही जो आपने इंडेक्स, आप बेसिकली इसमें बेसिकली प्रॉब्लम हुई इंडेक्स ऑप्शन में जी। और इंडेक्स ऑप्शन में एक्सपायरी डे पे, अब एक्सपायरी डे हो रहा है और 15 मिनट पहले एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है, तो हम कहते हैं ठीक है, हमने भी लगा दिया। वो इट इज़ नथिंग बट एक्चुअली पुटिंग अ लॉटरी, एब्सोल्युटली लॉटरी और बेटिंग। क्योंकि उसमें आप क्या करेंगे, उस समय आपका इंटेंट ही क्लियर है, ट्रेड ही करना है 10-15 मिनट के लिए। अब वो उसमें क्योंकि आपका प्रीमियम कम है, लेकिन आप छोटा छोटा प्रीमियम आप लूज़ कर रहे हैं, और वो इतने क्वांटिटी में यदि सब लूज़ कर गए तो उसमें somebody is making a big money। तो ये जो इशू है कि ये एजुकेशन ज़रूरत है कि, लेकिन आपको अपने आप को हेज करना है, अपने आप को मतलब सिक्योर करना है, उसके लिए आप करें और वो प्रॉपरली वैसे से करें तो करें। तो इसलिए कुछ जो रेगुलेटरी मेजर्स हमने लिए उनका इतना इम्पैक्ट तो पड़ा है कि 30% जो है वो कम हुआ है, बट फिर भी यदि 2 साल के मुकाबले देखा जाए तो वो 11% इंक्रीज़ है, प्रीमियम में भी इंक्रीज़ है और उसमें भी इंक्रीज़ है वॉल्यूम में, यदि 2 साल के डेटा से दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि ईयर ऑन ईयर में कमी आई है, लेकिन अभी हम ये सोचते हैं कि जैसे कंसल्टेशन पेपर हमने दिया और उसमें हमारे 800 से ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं, और उसके बारे में हम एक नीतिगत निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे। लिमिट्स की बात है या मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, रिस्क मैट्रिक, तो सिस्टेमिक लेवल पे सुधार F&O मार्केट में जो हम कोशिश कर रहे हैं वो हम करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अभी हमको लगता है कि हम और कोई रेगुलेटरी मेजर्स फर्दर नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट को हमको समझाना भी है, साथ में
वो मार्केट काम करते रहे, ये भी इंश्योर करना है। एक बहुचर्चित आईपीओ जो पेंडिंग है एनएससी का आने वाला है। वैसे तो इतने शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है हम पूछते हैं एनएससी, तो वो कहते हैं कि सेबी जब अप्रूव करेगी तब ले आएंगे। कब तक, और कोई खास हो जाए कि आईपीओ रुका हुआ है? ये 3-4 इश्यूज जो हैं, टेक्नोलॉजी है, गवर्नेंस है और लिटिगेशंस जो उनकी पेंडिंग हैं, और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मतलब रोल क्या रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा। ये जो 4 चीज़ें हैं, इन पे हमारा आपस में कुछ हमने क्वेश्चंस रेज किए हैं, कुछ उनको जवाब दिए हैं, उसके बारे में आई थिंक एंगेजमेंट प्रोसेस है। तो हमारा इंटेंट रहेगा कि ये बहुचर्चित, बहुत देर से प्रतीक्षित चीज़ आगे बढ़े और उसको विद प्रॉपर सॉल्यूशन, सो दैट हमारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और मार्केट MIIs के हिसाब से ये एक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट वो है। इसकी कमर्शियल इंटेंट तो है ही है, क्योंकि सब लोग, हमारा जो मॉडल हमने अपनाया है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस आल्सो आर कमर्शियल, एक्सेप्ट फॉर क्लियरिंग कॉरपोरेशन, अदर्स आर लिस्टेड also, many of them, BSE is listed. तो लेकिन ये भी सच है कि ये सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव भी लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। तो दोनों का ही सामंजस्य रहेगा, कमर्शियल और वो लेके। लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्नशील होंगे, रादर देन रोकने के लिए। बिल्कुल। एक आखिरी प्रश्न आ गया ख्याल में सर, छोटे ब्रोकर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। वैसे तो सेबी ने साफ किया कि ट्रेडिंग आवर्स जो भी एक्सचेंजेस चाहें वो रखें। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स को लेके काफ़ी बातचीत होती है। कुछ लोग चाहते हैं, स्पेशली बड़े ब्रोकर्स, की मार्केट देर तक खुले रहें, एटलीस्ट इंडेक्स में ट्रेडिंग हो, हेजिंग करने का मौका मिले। छोटे ब्रोकर्स चाहते हैं कि बड़ा बोझ पड़ेगा कंप्लायंस का, स्टाफ कॉस्ट का। ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स में भी अलग अलग तरह की राय है। किस तरह के फीडबैक आपको मिले, क्या इस पर रिकंसिडर हो रहा है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें भी अभी दोनों तरह के ही हैं फीडबैक। लेकिन बहुत से लोग हैं कि उनको ये भी है कि हमें सोना भी है। ठीक बात है, बिल्कुल। आई एम श्योर आप, अनलेस कि सभी काम मशीनों पे छोड़ दिया जाए। एक दो चीज़ें जो हाल ही में कभी कुछ केसेस आए भी हैं, कुछ कंपनियों के केस में निकल ही सकते हैं। और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा भी कि भाई एक इंडिविजुअल ग्रीड जो है वो किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडिविजुअल में हो सकती है, और वो कंपनी को या सिस्टम को ख़राब कर सकती है। लेकिन बदले हुए माहौल में किस तरह से आप रेगुलेट करने जा रहे हैं? क्योंकि कंपनी में प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी तय हो, प्रोमोटर्स के साथ साथ बोर्ड की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की और ऑडिटर्स की। क्योंकि होता है कि किसी कंपनी में कुछ खराबी निकल गई तो सबसे पहले यही छोड़ के भागते हैं। ऑडिटर बोलेगा मैं रिजाइन कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहेगा मैं भी जा रहा हूँ। सेबी क्या कुछ कर रही है कि अर्ली डिटेक्शन हो सके इस तरह की चीज़ों का? देखिए, हमारे तो इतने रेगुलेशंस हैं और उसमें हमने जैसे LODR जो है वो काफ़ी बदला गया, पहले नए सिरे से भी लिखा गया उसको। और उसमें यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपना महत्व है और उसके कई सारी जिम्मेवारियां हैं। उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपना महत्व है और उनकी LODR पूरा उसमें देता है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के जरिए ही होंगी। की मैनेजमेंट पर्सनल का उनके लिए यदि उनका नियुक्ति है उसमें उनका रोल है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही देखेंगे, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ रिस्क हो सकता है। ऑडिट कमेटी में 2/3 मेंबर्स उनका होना ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ पे रिलेटिवली रिस्क्स होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंस से काम करें, वो क्वेश्चंस पूछें मैनेजमेंट से। और मैनेजमेंट का अपनी उत्तरदायित्व भी हैं, कंपनीज एक्ट के तहत भी और लिस्टेड कंपनी और LODR के तहत भी। तो रेगुलेशंस की हमारे पास कमी नहीं है। उसी तरह से ऑडिटर्स के अपने नियंत्रण हैं। तो अब ये बात रही कंप्लायंस की, इम्प्लीमेंटेशन की। एक मार्केट में रिस्क तो रहेगा, क्योंकि मार्केट रिस्क यदि है, क्योंकि यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस रिस्क तो निहित है कि हो सकता है आपका बिज़नेस ना चले, हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी जो आप कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ जाए, हो सकता है कोई डिसरप्टिव चीज़ आ जाए। ये रिस्क तो मार्केट में रहेगा। लेकिन यदि उसमें
कुछ ऐसे रिस्क्स होते हैं जिसमें कि हमारा जैसे कहते हैं फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, या कोई उसमें डिलिबरेटली उसमें से पैसा निकाल रहा है। इस तरह की चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से बहुत सफिशेंट हमारे पास नियम भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन नियत को हम रेगुलेट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। नियत को कंट्रोल हम कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिकली भी हमें ये देखना होगा कि यदि 100 केसेस हैं तो 100 केसेस में कितने लोग हैं जो इस तरह के चाल चलन कर रहे हैं, या कितने लोगों का चाल चलन ठीक है। तो उसमें यदि हम कोई एक एग्रीजियस केस ऐसा आता है जिसमें कि ग्रीड होती है या उसमें फ्रॉड होता है, उसके खिलाफ होता है। उसी तरह से जैसे मान लो हम क्राइम को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, और इसलिए हमें क्राइम प्रिवेंशन के साथ साथ क्राइम कंट्रोल, यानी कि उनको नैब करना और उनको जेल में डालना और जस्टिस देना, वो भी एक प्रक्रिया हमेशा से रही है। चाहे सब लोग ये जानते हैं कि हम पकड़े जाएंगे, फिर भी कुछ लोग क्राइम करते हैं। तो हमें ये करना है कि वातावरण में सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि नहीं, तो वो तो हमारे ख्याल से हैं। और यदि हम उसको पेपर वर्क को अधिक बढ़ा देंगे तो उससे ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अपने नए मेथड्स और भी सोच सकते। यदि नीयत ख़राब है तो वो कई ढंग से उसको सरकमवेंट कर सकता है। तो हमें उन केसेस को उसी तरह से डील करना चाहिए। यदि हमें सर्वेलेंस सिस्टम हम मजबूत कर रहे हैं, सर्वेलेंस सिस्टम से यदि हमें अर्ली, जैसे आपने बोला, अर्ली डिटेक्शन मिलता है, तो ये भी है कि डैमेज इतना ना हो पाए। लेकिन ये एक चैलेंज भी है, एक चुनौती भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी हमें बढ़ानी है, हमें अपने रिसोर्स के हिसाब से वो भी करना है। लेकिन सबसे बड़ा ये होगा कि सब लोग जब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं इस सारे इकोसिस्टम में, तो ओवरऑल हमने स्टेबिलिटी है, ओवरऑल हमारे पास इंटीग्रिटी है। अब कुछ केसेस के यदि हैं वो पकड़े जाने चाहिए, उनको पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो एक्चुअली सही कर रहे हैं उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा भार थोपते रहें, क्योंकि वो तो सही ही कर रहे हैं, तो उन पे अधिक भार थोप के अब क्या करेंगे हम। यानी कि सेबी की जिम्मेदारी गलत काम करने वालों को पकड़ने के साथ साथ अच्छा काम जो कर रहे हैं उसको सही माहौल देना भी। इसी में एक चीज़ है कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि नुकसान रिटेल का है, लेकिन कई सारे फॉरेन फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स है, एफआईज में जो एल्गो ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जो ज़्यादा स्किल्ड है, रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास पैसे समझ है, क्या एफआईज की जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है या एल्गो ट्रेडिंग है हमारे बाज़ारों में, उसको किसी तरह से और रेगुलेट करने की ज़रूरत है या ठीक है? नहीं, उसी के बारे में तो हमने कुछ पोजीशन पेपर्स में बात कही है। जी, आई थिंक जब रिस्क मैट्रिक क्लियर होगा, बिकॉज उसमें भी हमारा विचार है कि बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा वो यदि वो नहीं था, जिस तरह से सिस्टम ऑपरेट किया था, तो उसमें वो रिस्क मैट्रिक्स ठीक नहीं है। क्योंकि जो उसमें डेल्टा की बात नहीं हो रही कि आप पोजीशंस ले जा रहे हैं, आउट ऑफ मनी पोजीशंस आपने इधर से कर लिया और इधर से कर लिया, बहुत आउट ऑफ द मनी पोजीशंस ले ली जी, और कई बार आपने स्टॉक को निकाल दिया, उसमें से बैन पीरियड में आ गया और इधर से आपने कैश में कर लिया। सो वी विल हैव टू प्लग दैट, वी विल हैव टू प्लग दैट। एक चीज़ कहूँगा सर, आप एकदम हैंड्स ऑन है, आपको सारे कहाँ क्या प्लग पॉइंट्स हैं जिसे ठीक करना है। एक चीज़ और है जो काफ़ी समय से बात चल रही है, क्या वक्त आ गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली भारतीय बाज़ारों में पैसा लगाना शुरू करें बजाय एफआईज के? अगर कोई पैसा लगाना चाहे, क्या इस पर से भी विचार कर रही है, जल्दी हो सकता है? वैसे अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एफपीआई के जरिए या फंड के जरिए आता है जी, और उसमें भी वो कितना फीजिबल है कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, उसकी फिजिबिलिटी भी देखनी होगी। और उसके बारे में एक चर्चा हो रही है फेमा रूल्स के तहत, डीए और आरबीआई और सेबी, हम सब लोग अभी कंसल्ट कर रहे हैं। तो वी हैव टू रियली सी द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर वी टेक एनी डिसीजन। एक चीज़ और है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, जो मानी जा रही है कि एक कॉमन केवाईसी की ज़रूरत है, जिससे कि लगभग सारे रेगुलेटर्स एक साथ केवाईसी कर पाएँ, चाहे उसमें सेबी लीड ले या सबके साथ एक करे। क्या इस पर कोई इस तरह का कोई विचार हो रहा है कि एक कॉमन केवाईसी बनाई जाए? हाँ, इसके बारे में काफ़ी देर से विचार हो रहा है, लेकिन उसको इस तरह का अमली जामा पहनाना जो कि एक बहुत अच्छे सिस्टम को
कंटिन्यू रखे, वो एफर्ट है। क्योंकि सेंट्रल केवाईसी है एक जो बैंकिंग सिस्टम का है, और एक हमारा जो केआरए सिस्टम है जिसमें कि बहुत मात्रा में जो आपके हमारे केवाईसीज ऑलरेडी हैं, और उसमें एक सिस्टम ऑफ वैलिडेशन भी है। एक केआरए से होता है, वैलिडेट होता है, और फिर सब केआरएज में वो पॉपुलेट होता है और आप फैच कर सकते हो उसको। तो एक बड़े रोबस्ट सिस्टम सेबी का भी है। अब ये है कि जो बैंकिंग सिस्टम का अलग से और इसका सिस्टम अलग से, उसको कैसे हम साथ में कर पाएँ, बट उसी फैसिलिटी से कर पाएँ जिससे कि हमें एक तो नॉन डुप्लीकेटिव हो, दूसरा उसकी जो फैसिलिटी हो, उसकी वैलिडेशन हो उसी लेवल की हो, जिससे कि वो फुली ट्रस्टवर्दी सिस्टम रहे और पीएमएलए रूल के हिसाब से चलता रहे। तो इसमें हमारा एफर्ट जारी है बिटवीन आरबीआई एंड सेबी एंड अदर्स। आई थिंक वी शुड बी, हमें आशा है कि इसमें हम लोग एक उस पर पहुंच पाएंगे जल्दी। एक इंडस्ट्री है सर जो शायद वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से परफेक्ट रेगुलेशन के साथ भी, ट्रांसपेरेंसी के साथ भी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। पिछले कई सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारी 4 करोड़ इन्वेस्टर्स हो गए हैं, 60-70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है और वेरी वेल रेगुलेटेड है। इस इंडस्ट्री के भी अब कई चैलेंजेस हैं। क्या कुछ सेबी के प्लान से इसको लेकर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चूँकि अब इतनी बड़ी हो चुकी है, हमारे फंड्स एफआईज के मुकाबले में काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने मैं जो भी उनके साथ एमफी है और उनके साथ काफ़ी हमारी चर्चा रहती है। अभी हमारा ये है कि जैसे बहुत सारे चीज़ें की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी बाकी हैं। अब एक बात जैसे हो रही थी कि सिंप्लीफिकेशन की, कि जो कैटेगरीज हैं 24 और 24B है, उसको हम देख रहे हैं कि उसमें किस तरह से कोई परमिसिबल एक्टिविटीज़ हम बढ़ा पाएँ। उनकी काफ़ी समय से डिमांड है कि कुछ और कर पाएँ और कुछ कर पाएँ जी। तो एक तो वो हम 24B को हम रिव्यू कर रहे हैं। दूसरा, हम कैटेगरीज में भी सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं और उसमें भी ट्रू टू लेबल की ओर जाते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को भी ये क्लियर हो कि ये कैटेगरी में मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सुपर क्लैरिटी उनको होनी चाहिए। तो जो ओवरलैप्स हैं, उस ओवरलैप्स को कैसे हम निकाल सकें और हम ट्रू टू लेबल कैटेगरीज बना सकें और सिंप्लीफाइड वे से। तो इसमें इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव और इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव दोनों का लाना ज़रूरी है, और रेगुलेशन भी, ताकि हम उसको ईजीली रेगुलेट कर पाएँ कि हमारा भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसमें भी हम एफर्ट हमारा जारी। तो अभी हमारा जो है कंसल्टेशन प्रोसेस इनसे शुरू हो रहा है, इंडस्ट्री से हम बात कर रहे हैं और इस चीज़ों में हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया में शायद आप पहले रेगुलेटर हैं, पहले क्या एकमात्र ही हैं कि जिन्होंने T+0 लागू किया है और सक्सेसफुली लागू किया है। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बेस बढ़ रहा है, क्या वहाँ पर भी इवेंचुअली इसे लागू करने की ज़रूरत है? आपके रेडार पे है, एजेंडा में है ये? एक तो ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि T+0 जो हमारा है वो हमारा ऑप्शनल सिस्टम है, बिल्कुल, और वो हमेशा इंटेंशन हमारा अभी ऑप्शनल का ही रहा है। तो वहाँ कोई बाध्यता नहीं है। बेसिकली जो बाध्य सिस्टम है हमारा मैंडेटरी, वो T+1 है जी। और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें भी हमने जो पहले जो थे 5 दिन से वो 3 दिन में हम आए हैं, और लगभग वो 2 दिन में वो लोग T+2 में वो कर रहे हैं। तो वो इवन जो हमने मैक्सिमम लिमिट दी है उससे भी कम में वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिवली वो हम लोग जो भी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वे से कर पाएंगे वो करेंगे। एक और चीज़ है, जब थोड़ा मुश्किल समय आया था पिछले साल, जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बड़ी तेज़ गिरावट हुई थी, सेबी ने स्ट्रेस से शुरू किए थे म्यूचुअल फंड के। क्या लगता है आपको किस तरह के रिजल्ट्स हैं और अब और आगे ज़रूरत नहीं है उसकी? नहीं, स्ट्रेस टेस्टिंग तो होएगी, रहेगी। हाँ रहेगी, क्योंकि स्ट्रेस टेस्टिंग तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप हमेशा रिस्क को देखते रहेंगे। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप में स्ट्रेस टेस्टिंग के रिजल्ट जारी भी किए गए हैं। बिल्कुल। तो उसमें तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ आई थिंक एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वेइंग आवर सिस्टम। एक चीज़ और है सर, आज के ज़माने में जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो टेक्नोलॉजी। हाल ही में मैंने कुछ ऑर्डर्स पढ़े हैं, सेबी की तरफ से आए हैं।
मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जो रिपोर्ट्स लिखी गई है, आई एम श्योर कि मतलब एक बार स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस भी शर्मा जाए कि भाई हमारे से बढ़िया काम से भी कर रही है, और बहुत डिटेल में जाकर इतना काम किया है। किस तरह से आप अपने इन्वेस्टिगेशन में, डे टू डे वर्किंग में, रेगुलेशंस बनाने में टेक्नोलॉजी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे क्या प्लान है इसको लेकर? टेक्नोलॉजी, मैंने जब ज्वाइन भी किया था तो मैंने 4 T's की बात की थी जी। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण मतलब उसमें एक स्तंभ है इस सारे इकोसिस्टम में, और वो तीनों को सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी टीम वर्क को भी सपोर्ट करता है, ट्रस्ट को भी सपोर्ट करता है, और ट्रांसपेरेंसी को भी सपोर्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी में को लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसको अपग्रेड करना, और हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट की बहुत बड़ी खासियत रही है और बड़ी यूनिक रही है। आप वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स में देखें, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स फोर फ्रंट में हैं टेक्नोलॉजी में। राइट। तो हम वो एज रखना चाहेंगे। अब उस टेक्नोलॉजी में डिफरेंट प्लेयर्स हैं, आपके मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हम लोग कॉन्स्टेंटली एनकरेज भी करेंगे और उनको परसुएड भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे और उनको फोर्स भी करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी में हमेशा इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज की है तो कल के लिए अभी से हमें प्लान करना होगा। इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज विल बी नेसेसरी, क्योंकि स्केल बढ़ रहा है। जिस हिसाब से नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिस तरह से नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे F&O मार्केट आगे गई है, तो यदि हमारे टेक्नोलॉजिकली हम लोग आगे नहीं बढ़े तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हमारा जो नेटवर्क है, क्योंकि हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम अलग है, हमारा सेटलमेंट सिस्टम बहुत साउंड है, हमारे मार्जिन सिस्टम है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, हम जो सीधे डीमैट सिस्टम में हम सीधे क्लियरिंग कॉरपोरेशन से डायरेक्टली हम भेजने लग गए हैं सिक्योरिटीज़ टू योर डीमैट अकाउंट। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपनी टेक्नोलॉजीज़ की हैं, उन्होंने अपनी ऐप्स बनाई हैं। इवन द नॉन डीमैट में भी आपके MF सेंट्रल है, कैम्स हैं, के फिनटेक है, उन्होंने अपना वो सॉर्ट ऑफ पूरा कोऑर्डिनेशन किया है ताकि आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकें, तुरंत निकल सकें, तुरंत वो कर सकें। ईज़ विद विच वी आर डूइंग। UPI में एक जो बड़ा TPI स्ट्रक्चर जो भारत ने किया है, वो तो आपने देखा अद्वितीय है। बिल्कुल। 45% ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड की इंडिया में हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमें तो इट इज़ लाइक क्वेश्चन के, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन ऑफ हाउ सून वी कीप अपग्रेडिंग। तो रेगटेक और सुपटेक, इसमें भी हम लोग जैसे मतलब जो रेगुलेशन टेक्नोलॉजी यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके रिलेटिवली इजीली रेगुलेशंस को मॉनिटर कर पाएँ कि वो रेगुलेशंस को पालन कर रही हैं कि नहीं है, तो वो रेगटेक है। और सुपटेक है जब आप सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजीज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लगा के आप जो चीज़ आप पेपर वर्क में कर रहे हैं या ईमेल के ज़रिए कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आप सिस्टम टू सिस्टम अलर्ट से कर सकते हैं, तो वो सुपटेक है। और ऑन टॉप ऑफ इट देन यू मे हैव मोर ग्रैनुलर टूल्स, जिसमें आप ये कहते हैं कि हम सर्वेलेंस कैसे करें, हम अलर्ट्स को प्रोसेस कैसे करें, उन पे वर्क कैसे करें, उनकी आगे प्रोसेसिंग कैसे करें। तो इसमें हम सेबी की कैपेसिटी हमेशा बढ़ाते रहेंगे। वी आर मतलब हमने जो किया है, मेरे ख्याल से वो अभी एनफ नहीं है, इवन वी कैन डू मोर। सो उसमें हमें, और उसके लिए हमें बहुत, एक तो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ IT चाहिए और एक टर्म्स ऑफ ह्यूमंस चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करें। तो जो हमारी यंग जनरेशन है इन से भी इंक्रीजिंगली उनकी कैपेसिटी हम उस ओर की ओर ले जा रहे हैं, वो बहुत ट्यून्ड हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द यंगर पीपल हैव डेवलप्ड देयर ओन AI टूल्स स्पेसिफिकली फॉर देयर स्पेसिफिक टास्क्स। सो अब AI की दो तरफ से हमको देखना है। एक तरफ से AI अपॉर्चुनिटी देता है, दूसरा AI का रिस्क है।
और वो रिस्क तो मार्केट को समझने के लिए भी वी हैव टू बी अप देयर, सो वी हैव टू डीपली एंगेज विद डेवलपमेंट्स एल्सवेयर विद द इकोसिस्टम कि कौन से थ्रेट्स हमें एआई के यूज़ से मार्केट से आ सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ह्यूमंस को एलिमिनेट करना हर सिस्टम में वो एक रिस्क भी पैदा करता है, क्योंकि एक सर्टन एनालिटिकल पावर ह्यूमंस की रहनी चाहिए और एक सर्टन डिसीजन पे मेकिंग पावर रहनी चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसका यूज़ होना चाहिए हमारे बेनिफिट के लिए। और ऐसा नहीं हो कि हम ही एलिमिनेट हो जाएं, ह्यूमंस ही एलिमिनेट हो जाएं और फिर वो अलग तरह के टेक्नोलॉजी रिस्क उसमें पैदा हो। तो ये दोनों दो धारू चीज़ है और इसको समझने के लिए आई थिंक हमें खुद को भी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना और उन पे उसको रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को वे करने की ताकत होनी चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आपने 4 टारगेट रखे अपने: ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और टीम वर्क। और ये 4 टारगेट तुहिनकांत पांडे साहब की तरफ से है, T4T। नहीं, ये सेबी के टारगेट है, ये मेरे टारगेट नहीं है। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, फंड रेजिंग बहुत आसान हुई है सेबी की तरफ से, प्रोसेस बहुत फास्ट हुई है, चाहे वो QIP से लेकर राइट्स इशू हों, हर तरह से IPO की अप्रूवल। और क्या इस बारे में आप सोच रहे हैं, क्या कुछ कर सकती है सेबी? नहीं, वो तो जैसे कहते हैं कि हर जगह पे हम इम्प्रूवमेंट्स चाहेंगे सेक्टर्स में, लेकिन हमारा हमेशा ये रहेगा कि एक तो पेस ऑफ चेंज जो है वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड रहे, कि यदि वो एक्सेसिव चेंज होगा तो वो आगे फिर उसमें गलतियाँ होंगी। ठीक बात है। तो एक तो कोलैबोरेटिव चेंज हम चाहते हैं, तो और दूसरा हम को क्रिएशन जैसे कहते हैं उसकी ओर जाना चाहते हैं। जैसे मान लो हमारा रेगुलेटरी इंटेंट ये है, अब हम उसको कैसे करें उसके लिए मोर कोलैबोरेटिव, और फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा एक वातावरण है सेबी के पास, उसकी पुरानी पद्धति भी रही है, उसे सिर्फ हमें एक नया मतलब थोड़ा सा आयाम देने की ज़रूरत है कि हम लोग उनसे प्रॉपर कंसल्टेशंस करें। इंडस्ट्री है, एसोसिएशंस हैं, पब्लिक है, और उनसे एंगेजमेंट के प्रोसेस के ज़रिए हम ज़्यादा अच्छे रोबस्ट और सिंप्लीफाइड और बेटर सॉल्यूशंस लाएं चीज़ों के। और विद रेगुलेटरी इंटेंट हमारा हो कि हमको ये रिस्क इस एरिया में कम करना है, लेकिन उस रिस्क को कम करने के लिए कई अल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको, जैसे आपने बोला कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रूल्स लिख के हो जी, यानी कि कई बार छोटा रूल भी बहुत इफ़ेक्टिव रूल वो ज़्यादा अच्छा रिस्क मिटिगेशन टूल हो सकता है। यानी कि 10 रूल उसका मुकाबला ना करें, लेकिन एक ही रूल जो कर दे। सर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लंबे समय बाद हमने किसी सेबी चेयरमैन का इंटरव्यू किया है, और सबसे बड़ी बात हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी सवाल के लिए हमें फ़िल्टर नहीं किया गया कि ये मत पूछिए या ये पूछिए, और आपने हर एक सवाल का बखूबी जवाब दिया और एकदम कहना चाहिए कि दिल से जवाब दिया। मैं रियली उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कार्यकाल में सेबी बहुत मजबूत होगी और भारत में जो नए निवेशकों की एक बाढ़ आई है, उस बाढ़ को आप अच्छे तरीके से नियंत्रित करते हुए, उन्हें सही मार्गदर्शन देते हुए कैपिटल मार्केट्स को और मजबूत बनाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर जीवन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे नए सेबी चेयरमैन तुहिनकांत पांडे साहब, जिन्होंने बताया कि आगे उनके कार्यकाल में सेबी का क्या है बड़ा एजेंडा। इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।